नमस्कार दोस्तों। जैसे हम अपने तन की सुंदरता के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए प्रसाधन और गहनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी बाहरी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है, वैसे ही हमारी मन की सुंदरता पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हमारा मन सुंदर नहीं होता तो हमारी शारीरिक जो सुंदरता है वो भी कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है। और मन की सुंदरता की जब बात की जाती है तो जाहिर है हम गुणों की बात करते हैं। इसमें हम कई तरह के गुणों की बात करते चले आ रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम जिस गुण की बात करने जा रहे हैं वो है नम्रता। नम्रचित होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये नम्रता कैसे हमारे जीवन में काम करती है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी ओम शांति। ओम शांति। नम्रचित होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और जब हम नम्रचित नहीं होते हमें किस किस तरह के नुकसान हमारी ज़िंदगी में होते हैं, और क्या ये एक स्वाभाविक गुण है? नम्रता के लिए कहते हैं कि नम्रता ही महानता है जी, है ना। नम्रता व्यक्ति को महान बनाती है। तो कैसे महान बनाती है? जी, क्योंकि नम्र व्यक्ति ये जानता है कि उसे किस बात में झुक जाना है, किस बात में एडजस्ट हो जाना है ना, कहाँ पर प्यार से किसी बात को संभाल लेना है। जी। ये अहंकार के अपोजिट है। अच्छा। जहाँ व्यक्ति को अहंकार होता है तो उसमें थोड़ा मैपन होता है जी ना, रौब होता है, मैं भी कुछ हूँ, तो मेरा जो स्थान है उस स्थान को महिमा मिलनी चाहिए या उसे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। और अगर उस तरह से उसको नहीं मिलता है तो फिर उसके अंदर वो नाराज़गी आती है। नम्रता जो है वो हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलों से हमें बचा के रखती हैं जी, जो हमारे संबंधों में आ सकती हैं, या हो सकता है कि कभी हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं, तो अगर हम थोड़ा उसमें झुक जाते हैं, हो सकता है कि हम उतने हों कि हम अपना वो रौब रखें, लेकिन फिर भी जैसे हम कहते हैं ना, एक कहावत है, विद्या ददाति विनयम, कि जो विवेक जो शिक्षित होगा है ना, वो विनयशील होगा, वो विनयशील होगा। जी। तो वो विनय जो है वो सफलता दिलाता है। आजकल ये देखने में आता है कि जो स्टडी करते हैं ये देखा जाता है कि उनका इंटेलिजेंट क्वोशेंट कितना है वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन उनका इमोशनल क्वोशेंट कितना हाई है वो ज़्यादा मायने रखता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। तो इमोशनल क्वोशेंट का मतलब यही है कि वो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो किसी भी परिस्थिति के समय, कोई भी समस्या के समय अपने व्यवहार को कैसे बैलेंस रखेगा, कैसे बैलेंस रखता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेगा तो फिर वो सहज रूप से उसे पार कर पाएगा, तो वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा। जी। तो ये देखने में आता है कि ऐसे लोग भले ही उतने इंटेलिजेंट ना हों, क्योंकि जहाँ पर बुद्धिमत्ता की बात आती है तो कहाँ ना कहाँ उसमें फिर अहम भी आ जाता है ना। जो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है उसको एक प्रकार का एक अहम होता है अपना, कि मैं ये हूँ। तो आज क्या हो रहा है कि हम बहुत टेक्नोलॉजी में, साइंस में एडवांस होते जा रहे हैं ना। इसीलिए तो आइंस्टाइन ने कहा कि साइंस इज़ लेम विदाउट रिलीजन एंड रिलीजन इज़ ब्लाइंड विदाउट साइंस। जी ना, विज्ञान में अगर धर्म नहीं है तो मानवता नहीं आ सकती। और मानवता क्या है? उसकी वैल्यूज़ हैं। जी, है ना। व्यक्ति साधनों का प्रयोग करता है, जी, लेकिन वो साधन जो हैं वो भले ही वो सुख के साधन हैं, लेकिन वो साधनों को प्रयोग करने वाले की वृत्ति कैसी है, हाँ, उसी प्रकार से वो दुख भी दे सकते हैं। अच्छा, मानो आज आपके हाथ में मोबाइल है जी, मोबाइल है, माना सारी दुनिया आपके हाथ में है, जाहिर सी बात है। तो वो हमारे लिए कितनी यूज़फुल चीज़ है। लेकिन वही चीज़ हमारे लिए गिरने का साधन भी हो सकती है, माना वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है कि हम उसे कैसे यूज़ करें। तो यूज़ करने वाले की अपनी विवेक शक्ति ना,
वो उस साधन को जिस तरह से यूज कर, अब सभी प्रकार के साधन आप जो भी देख लो, बिल्कुल तो ये गुण कहाँ से आएंगे ना, तो वो हमें विज्ञान नहीं दे रहा या टेक्नोलॉजी नहीं दे रही, वो हमें मिलता है अध्यात्म से जी, जो गुण हमारे जीवन में बैलेंस होते हैं। तो ऐसे नम्रता का भी गुण, जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा वो बहुत हम्बल होता है जी। और इसके कारण कई बार जो झुकने वाला व्यक्ति है, माना उसको लग रहा है कि इनकी बात थोड़ी गलत भी है, या अगर हमने इसको मान लिया तो ये हमें कमज़ोर समझेंगे, होता भी है ना, सामने वाला व्यक्ति समझता है कि भाई ये समझेंगे कि अरे ठीक है ये तो हार गए, ये कमज़ोरी हैं, ये तो ऐसे ही हैं। लेकिन फिर भी अगर वो उस चीज़ को महत्व देता है कि हमारे संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चीज़ से, कि मेरा मान रहे या ना रहे लेकिन हमारा संबंध रहना चाहिए, तो वो झुक जाएगा, है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति झुकता है किसी के चरणों में, तो सामने वाला अपने आप उसको उठा लेता है। जी जी, झुकने वाले को ही उठाया जाता है, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ही कि अगर हम झुक जाते हैं तो सामने वाले को भी अपने आप फिर रियलाइज होता है, वो खुद से उसके अंदर उदारता आ जाती है। हाँ, ये कितनी सुंदर बात है ना। जी, तो इसीलिए सामने वाला भले ही ये समझे कि मैं जीत रहा हूँ, मतलब वो कॉन्शियसली भी कई बार हम दूसरों को एहसास दिलाते हैं कि हाँ ठीक है, आप हमसे बड़े हो, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। हर व्यक्ति हर तरह से यूनिक होता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जी, तो वो उस तरह से अपने में यूनिक है, आप अपने में यूनिक है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को थोड़ा कम दिखा करके आपको थोड़ा ऊंचा दिखा रहा है। जी, इसको हम नम्रता कहेंगे। जैसे एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक नदी पर एक पुल बना हुआ था, बहुत सकरा सा पुल था, माना 2 जने एक साथ नहीं जा सकते थे। तो उस पुल पर दोनों तरफ से एक एक बकरी आ गई, माना एक बकरी इस तरफ से आई और दूसरी बकरी दूसरी तरफ से आई, और बीच में आकर के दोनों खड़ी हो गई, क्योंकि अब ना वो इधर जा सकती थी, ना इधर जा सकती है। तो यहाँ पर एक जो थी वो जैसे नम्र थी थोड़ा, तो उसने आइडिया लगाया कि मैं बैठ जाती हूँ। तो वो बैठ गई और उसने दूसरे को इशारा किया, तुम मेरे ऊपर पैर रख के निकल जाओ जी। तो वो दूसरी उसके ऊपर पैर रख के निकल गई। फिर वो बाद में जो पहली वाली थी वो खड़ी हो गई और फिर वो भी निकल गई जी। तो क्योंकि एक झुक गई तो ये प्रॉब्लम जो है वो आसानी से सॉल्व हो गई, कि दोनों ने ही बहुत सहज रीति से पुल पार कर लिया। अगर दोनों ही अड़ जाती, एक तो पीछे जाने का भी खतरा था जी। और या आपस में जरा भी लड़ती इस बात को लेकर के, तो नदी में गिर सकती थी, डूब सकती थी, मर सकती थी। तो थोड़ा सा ये झुकने के गुण ने दोनों को ही समाधान दे दिया। कितनी गहरी बात है दीदी, लेकिन आज के समाज में इसको व्यर्थ समझा जाता है कि नम्रता क्यों रखनी है। नम्रता, सामने वाला तो मेरे साथ नम्र है नहीं, तो मैं क्यों रहूं उसके साथ, और अगर मैं नम्र हो जाता हूं तो उसका तो कद ऊंचा हो जाएगा। लेकिन आज तो सभी को अपना कद ऊंचा रखना है। क्या है, अभिमान है ना, हम इसको कहते हैं देह अभिमान। तो जहाँ देह अभिमान है वहाँ फिर नम्रता को हम महत्व नहीं देते। हाँ जी। और अभिमान की निशानी है, माना जो व्यक्ति अभिमान में होगा वो हमेशा अपने को ही राइट समझता है, वो दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट देता ही नहीं है, माना मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। नम्रता क्या है, ठीक है मेरे भी विचार है, मेरा भी नज़रिया है, लेकिन दूसरे का भी अपना विचार है, अपना नज़रिया है जी। तो वो उसको भी रिस्पेक्ट देता है, माना उनकी भी बातों को सुनेंगे। ऐसा नहीं कि हम दूसरे को महत्व ही नहीं देते, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही ऊंचा हूँ जी, है ना। ये जो फीलिंग है, क्योंकि आज की मैंने बताया ना, आज की जो शिक्षा पद्धति है हमारी वो इस तरह की है कि व्यक्ति को ये भाव पैदा हो जाता है। यहाँ तो बच्चों में ही हो जाता है, माँ बाप से अपने आप को इतना सुपीरियर समझने लगते हैं कि अपने सामने माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है। अरे हमारे माँ बाप कहाँ पढ़े लिखे हैं, उन्हें कहाँ आज के ज़माने की समझ है, तो उनकी एक भी बात मानना नहीं, उनकी एक भी बात सुनना नहीं जी। हम जो कर रहे हैं वही राइट है, उनके आगे कोई भी राइट नहीं है। तो फिर जीवन कहाँ जाता है, कि क्या दिशा हो जाती है जीवन की, और क्या दशा हो जाती है वो भी हम देखते हैं। अभी आपने शिक्षा पद्धति की बात की, आज की शिक्षा अगर हम देखें तो उसमें अगर वो माता पिता हैं तब भी,
और स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी, सभी के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि बच्चे को बड़ा होकर क्या बनना है। तो हमारा जो पूरा ही फोकस है वो सिर्फ इस पे रहता है कि बड़ा होके वो कौन सी साइड में जाए जहाँ वो ज़्यादा धन कमा सके। अब ये वैल्यूज़ की बात है, ये कहीं रह ही नहीं गई है। घरों में पहले दादा दादी होते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे, तो बच्चों का जो ये वाला एक था पक्ष, वो वहाँ से ये कंप्लीट होता रहता था। फिर स्कूल में भी नैतिक मूल्य पढ़ाए जाते थे, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट रहता था। अब ये मिसिंग है, तो उसकी वजह से भी ये गुण जो है वो थोड़ा थोड़ा सबके अंदर से जाता जा रहा है। ऐसे है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो पहला था वो तो गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। जी जी। तो उसमें तो व्यक्ति को सब तरह का, केवल कर्म करना ही नहीं, मतलब और शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, लेकिन पूरे धर्म की भी शिक्षा देते थे। जी। लेकिन फिर जब से अंग्रेजों का शासन हुआ हमारे भारत देश में, उन्होंने हमारी पूरी शिक्षा पद्धति को परिवर्तन कर दिया। जी। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष बना दिया, यानी अब हम धर्म के बारे में बात ही नहीं कर सकते। जी। तो इसीलिए वो फिर जो बच्चा है वो स्कूल में भी वैल्यूज़ नहीं सीखता, और आज माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों को कि वो वैल्यूज़ सिखाएं, क्योंकि वो खुद ही वैल्यूज़ पर नहीं चलते तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है। बच्चा तो वही सीखेगा ना जो माँ बाप कर रहे हैं। माँ बाप ही धन के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर वो बच्चे को क्या सिखाएंगे। जी जी। तो इसके कारण ये स्थिति है। तो ये परिवर्तन आना चाहिए जी। और जो अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वो पूरा इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो ऐसी शिक्षा है जी। जो व्यक्ति को दिव्य गुण संपन्न बनाती है। तो इस तरह के अभिमान जो हैं वो तो सहज समाप्त हो जाते हैं। जी, माना जी। हमें ये रियल कॉन्शियसनेस आती है कि मैं सो एंड सो हूँ, माना मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, धनवान हूँ, या जो भी ये अलग अलग तरह के जो अभिमान व्यक्ति के होते हैं। जी जी। यहाँ हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ और ये संसार में मेरा कर्म है, ये मेरा रोल है और ये मुझे उसे अच्छी तरह बेस्ट मुझे उसको प्ले करना है। जी जी जी। तो अंडरस्टैंडिंग जब चेंज हो जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस ही बदल जाती है जी। तो उस तरह का अभिमान खत्म हो जाता है, अपने आप ही चला जाता है। एक और जो दीदी थोड़ा सा ज्वलंत सवाल है हमारे समाज में, अगर मैं आज की बात करूं तो वैसे तो महिलाएं बहुत पढ़ लिख गई हैं, अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक हैं, उनके लिए वो फाइट भी करती हैं, यहाँ सब तक तो ठीक है। लेकिन एक जो मनोदशा है समाज की, ख़ास तौर से अगर मैं घरों में देखूं, पुरुषों की जो सोच है वो ये कि अगर घर में किसी बात पर भी तकरार होती है तो अगर महिलाएं अपना पक्ष रखती हैं, कभी कभी थोड़ा होता है कि उनको थोड़ा जोरदार भाषा में भी बोलना पड़ता है, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या अक्सर परिवारों में ये देखने और सुनने को मिलता है कि भाई वो तो पुरुष है, चलिए वो तो गुस्सा कर रहे थे, आप तो महिला है ना, आपको शांत रहना चाहिए था, घर तो आपका ही है, अपने घर में कैसे शांति कायम रखनी है ये तो आपको देखना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं वो मतलब सोच के पीछे भी और समाज में भी ये बात अभी तक भी चली आ रही है कि महिलाओं को ही पहल करनी पड़ती है, कि आपको ही नम्रचित होकर रहना चाहिए था, आपको थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए थी, आप थोड़ा सा नम्र स्वभाव रखती तो ये बात यहाँ तक ना बढ़ती। कुल मिला के फिर स्थिति वहीं घूम के आ जाती है कि हम इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, हम बराबर कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जहाँ बात खत्म करने की जब बात आती है तो महिलाओं को ही पहल करनी होती है। ये कहाँ तक तर्कसंगत है? हमारा समाज अभी तक भी पुरुष प्रधान समाज है जी। लेकिन फिर भी स्थिति पहले से तो काफ़ी बदली है कि काफ़ी डिसीजंस जो लिए जाते हैं, माना जो शिक्षित महिलाएं हैं तो वो कुछ हद तक अपने डिसीजंस खुद भी लेती हैं और उनको परिवार भी सपोर्ट करता है जी। लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये स्थिति भी है। तो यहाँ पर अगर हम परिवार की बात देखते हैं, क्योंकि परिवार अपना परिवार है जी। हाँ, या जो भी हैं हमारे घर में पति हैं, भाई हैं, जो भी पुरुष हैं जी। तो जब हम एक अपनत्व की तरह उसमें रहते हैं तो फिर अगर हमें अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए, जैसे मैंने बात की कि अगर हम कोई बात में झुक भी जाते हैं, अगर हम चुप रह जाते हैं
तो वो कोई गलत भी नहीं है जी। लेकिन हमको वो फील नहीं होना चाहिए कि भाई मैं दब रही हूँ। माना एक होता है हम खुशी से करते हैं, माना ये मेरे परिवार की खुशी इसमें है तो मैंने किया, मैं चुप रही तो अच्छा है, घर की में स्थिति नहीं बिगड़ी है ना, बात नहीं बढ़ी और शांति रही घर के अंदर, तो वो मेरे मन की खुशी से मैंने किया। लेकिन अगर कहीं भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सप्रेस हो रही हूँ, मतलब मुझे ही दबना पड़ रहा है, मुझे ही चुप रहना पड़ रहा है, तो हमेशा हमें अपनी बात कहने का अधिकार है जी, है ना। तो भले ही हम गुस्से से या नाराज़गी से नहीं, लेकिन एक शांति से, एक अच्छे शब्दों में हम अपनी बात ज़रूर कहें कि मेरा विचार ये है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो वो ठीक है कि फिर जो भी हम 3-4 मेंबर हैं घर के, और जब सबके सामने बात होती है और फिर जब हम अपनी भी बात रखते हैं तो फिर वो सब मिला जुला ही फिर निर्णय होता है, फिर कोई एक की बात नहीं, लेकिन फिर सभी की बात को समझते हुए फिर वो बात होती है। तो हम मतलब उस समय ऐसी स्थिति में अपना विचार रख सकते हैं। पर दीदी सवाल तो ज्यों का त्यों ही रहा ना कि अभी भी फिर वो बात तो वहीं, अब ये बातें तो उनको भी अंदर से पता है कि परिवार में शांति कायम रखनी है तो हमें चुप रहना चाहिए, और ये सब बातें वो समझ के ही चुप रहती हैं। तो यहाँ क्या पुरुषों के लिए भी थोड़ा कुछ कहेंगे आप? नहीं, जरूर जरूर पुरुषों को भी समझना चाहिए, ऐसे समझने भी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से तो बिल्कुल सही बात है, बदलाव आया है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन और भी जैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ भाई आते हैं और जब वो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं तो पूरी तरह से उनके अंदर वो परिवर्तन आ जाता है। और यहाँ तक कि बहनों के राय को ज़्यादा महत्व देते हैं जी। माना जो भी घर में भी उनको जैसे शक्ति कहते हैं जी, तो घर में भी भले ही घर परिवार में वो रहती हैं, लेकिन उनको ऊंची दृष्टि से देखना, उनकी बात को समझना, उनकी बात को महत्व देना जी, तो ये परिवर्तन तो आता है। तो कुछ ना कुछ जब हम ज्ञान से जुड़ते हैं तो सहज ही हमारे अंदर इन गुणों की धारणा जी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि महिला सशक्तिकरण की बात तो हम करते ही हैं जी। पर गुणों के लिए पुरुषों का भी सशक्तिकरण जरूरी है। वो गुण उनमें आएंगे तो अपने आप ही महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। तो परमात्मा ये जो कार्य कर रहे हैं तो ये परिवर्तन लाने के लिए ही कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर बात दीदी। एक मुझे एक दोहा याद आता है इसमें कबीरदास जी का कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो ये सही बात है कि इंसान के अंदर हमेशा नम्रता रहनी चाहिए, उसके अंदर लचीलापन रहना चाहिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। और जहाँ तक कि घर की बात आती है, गृहस्थी की बात आती है, तो दोनों ही, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी गृहस्थी को बहुत ही एक हेल्दी तरीके से लेकर चलना है। और अगर दोनों ही उसमें जब भी जिसको समय आएगा वो झुके तो अच्छा है, परिवार अच्छा चलता है। तो नम्रचित होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस पूरी बातचीत में हमने ये जाना। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, नम्रता एक गहना जिसे हमेशा हमें पहन के रखना चाहिए। मैं तो समझती हूँ जब हम सुबह तैयार होते हैं अपने काम पर जाने के लिए या अपनी गृहस्थी शुरू करते हैं, तो जब हम बाकी गहने पहनते हैं तो नम्रता भी पहन लिया करें। उससे चेहरे पे एक संतोष का भाव भी आता है और आपके घर के जितने भी कार्य हैं वो भी समय पर पूरे होते रहेंगे और आपकी जो मनोदशा है वो भी काफ़ी स्वस्थ रहेगी। तो आप अपने में नम्रता लेके आए, नम्रचित बने, ताकि हम एक नए समाज का निर्माण कर सकें। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।